हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द क्वांटम क्लासेस। तो वन शॉट की सीरीज में हम लेकर आ गए हैं अपना एक नया लेक्चर क्लास 10th साइंस का, दैट इज द इलेक्ट्रिसिटी। इससे पहले हम फिजिक्स के दो लेक्चर पहले ही कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने फर्स्ट लेक्चर अपना करा था लाइट का और दूसरा हमने करा था ह्यूमन आई का। वो दोनों लेक्चर हम लोगों ने बहुत अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन करे थे। आई होप सो आप लोगों को बहुत अच्छे से सब कुछ समझ में आ गया होगा। आप लोगों का रिस्पॉन्स भी अच्छा था, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। तो अब हम अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पर हम डिटेल पढ़ेंगे चार्ज के बारे में, टाइप्स ऑफ चार्ज पढ़ेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, करंट, पोटेंशियल, रजिस्टर, रेजिस्टेंस, रजिस्टिविटी, सब कुछ यहाँ पर डिटेल वाइज पढ़ाया जाएगा। एक एक टॉपिक को बड़े आराम से पढ़ाया जाएगा, तो आप लोग बहुत ध्यान पूर्वक यहाँ पर सुनते चले जाएंगे। अभी भी अगर कुछ बच्चे ऐसे पढ़े हुए हैं जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ाया है, तो बेटा मैं कह रहा हूँ मेरे जो ये लेक्चर डले हुए हैं पूरी पूरी डिटेल वाइज डले हुए हैं, पूरी एनसीईआरटी से है, टोटल एनसीईआरटी से एक एक लाइन को लिया हुआ है। कहीं से कहीं तक भी कोई इधर उधर की छापा छापी नहीं करी गई है। तो आप लोग बस इसे अगर पढ़ के चले जाएंगे तो आपके पेपरों में बहुत बढ़िया मार्क्स आ जाएंगे। एक जिसे आप कहते हैं जितने आपकी रिक्वायरमेंट है उतने तो आ ही जाएंगे आप लोगों के, ठीक है ना। कम पढ़ने वालों के लिए 50-60 आ जाएंगे और ज्यादा पढ़ने वालों के लिए 70-75 भी आ जाएंगे। तो वो डिपेंड करता है कि वो कैसा पढ़ के जा रहा है अपना। ठीक है, क्लियर है? तो चलिए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट करते हुए। यस, माय नेम इज अजीत सिंह एंड आई एम योर मेंटर, सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। तो देखिए क्या है हमारे पास में, सबसे पहली चीज यहाँ पर आ जाती है चार्ज क्या होते हैं, ठीक है ना। तो चार्ज क्या होता है कि इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर बाय विच द ट्रांसफरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर। हमारी क्या होती है, हर एक मैटर के पास में, दुनिया में जितने भी मैटर बने हुए हैं सबके पास में अंदर की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। यानी कि वो जो बने होते हैं वो छोटे छोटे एटम्स के बने होते हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि एटम के बने होते हैं। अब ये जो एटम होते हैं, हम सभी ने एटम तो देखा ही हुआ है। मानिए ये हमारे पास में एक एटम है, ये हम मान लेते हैं कि ये इसके अंदर इसका न्यूक्लियस है। अब इसके चारों तरफ क्या होता है, ये ऑर्बिट होते हैं, ठीक है ना। ये क्या होता है, इसके चारों तरफ यहाँ पर ऑर्बिट होता है। अब ये जो ऑर्बिट है इसके बाहर वाली साइड पर हमें देखने के लिए मिलते हैं इलेक्ट्रॉन। आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं कलर चेंज करता हूँ। यहाँ पर यहाँ मिलते हैं आपको इलेक्ट्रॉन इनमें, और ये अंदर आपको मिलते हैं प्रोटॉन, ठीक है ना। तो अब हमारे जो चार्ज हैं ये इन्हीं से बने होते हैं। कैसे बने होते हैं, हमारे पास दो प्रकार की चीजें होती हैं, एक होता है मेटल, एक होती है नॉन मेटल। तो जो मेटल होती है हमारे पास में, मेटल के पास में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। मेटल के पास क्या होते हैं, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन नॉन मेटल के पास में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यानी कि ये जो मेटल है अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर देते हैं, ट्रांसफर कर सकती है किसी को भी। अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकती है, किसी को भी ट्रांसफर कर सकती है। और ये जो नॉन मेटल होती है ये उन इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकती है, गेन कर सकती हैं। तो जब मेटल किसी को अपने आप को डोनेट करती है, अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती है, तो हम इसे डोनर कहते हैं। अब डोनर करती है तो जो भी ये करेगी तो इस पे कैसा चार्ज जनरेट हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है, ठीक है ना। कैसा चार्ज जनरेट हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। और जो नॉन मेटल हमारे पास होती है, नॉन मेटल इसको क्या करती है, गेन करती है, तो इसको हम रिसेप्टर कहते हैं। और जो ये रिसेप्टर होता है, रिसेप्टर क्या करता है, ये नेगेटिव चार्ज को गेन करता है। यानी कि इस पे क्योंकि ले रहा है ना, तो इलेक्ट्रॉन इस पे कैसा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आता है। इसी के बेस पर हमारे टाइप्स ऑफ चार्ज के बारे में हमें पता लगा। सबसे पहले टाइप्स ऑफ चार्ज के बारे में देने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन, जिन्होंने इसके टाइप्स के बारे में बताया था। इन्होंने क्या करा था, कुछ एक्सपेरिमेंट करा था। वो एक्सपेरिमेंट क्या, इन्होंने क्या करी थी, एक छड़ ली यहाँ पर जिसको हम रॉड कह रहे हैं। इन्होंने इस तरीके से क्या करी, अपनी एक रॉड ली, मान लो इबोनाइट की रॉड ली इन्होंने, इबोनाइट की रॉड ली प्लस कैट फर लिया। ये मान लो ये है कैट फर, ठीक है ना। अब इस कैट फर को इन दोनों को जब इन्होंने आपस में रब किया, इन्होंने जब एक दूसरे को क्या करा, आपस में रब किया, तो रब करने की वजह से जो ये इलेक्ट्रॉन थे इस ऊपर इबोनाइट की जो ये रॉड है, जो ये इबोनाइट की रॉड है, इसके ऊपर तो कुछ नेगेटिव चार्ज जनरेट हो गया। और जो हमारे पास में कैट फर थी हमारी ये, इसके ऊपर कुछ पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया था, ठीक है ना। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट उन्होंने एक दो नहीं हजारों ऐसे एक्सपेरिमेंट करे, तब जाके उन्होंने रिजल्ट निकाला कि जो भी इनके ऊपर चार्ज जनरेट हो रहा है वो कुछ ऐसा है, अगर सिमिलर होगा तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करना शुरू कर देंगे, और अगर ये डिसिमिलर होगा तो इसे अट्रैक्ट करेंगे। यानी कि इसी के बेस पर इन्होंने कहा कि टाइप चार्ज जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। ध्यान रखेंगे, किसने बताया, ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसके बारे में बताया था। चार्ज को हम जो है वो क्यू लेटर के साथ में डिनोट करते हैं। इतनी बात आपको। तो चलिए अब बात करते हैं अपनी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, कौन कौन सी हमारी प्रॉपर्टी होती है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी इसकी क्या आ जाती है कि लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। कि जो हमारे सेम चार्ज होते हैं, यानी कि पॉजिटिव से पॉजिटिव और नेगेटिव से नेगेटिव, जैसे कि मैंने फिगर में दिखाया हुआ है, यहाँ पर दो नेगेटिव चार्ज रखे हुए हैं, ये दो एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, दूर भाग रहे हैं, ठीक है ना।
क्योंकि सेम चार्ज है, सेम चार्ज यहाँ पर भी देखिए पॉजिटिव है तो एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं, तो सेम चार्ज हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करने का काम करते हैं। सेम चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करने का काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए ये नेगेटिव इस तरफ जा रहा है और ये पॉजिटिव इस तरफ आ रहा है, तो देखिए नेगेटिव पॉजिटिव को क्या कर रहा है, अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे ध्यान से, नेगेटिव पॉजिटिव को क्या कर रहा है, अपनी ओर अट्रैक्ट करने लग रहा है। तो हमें पता लगा कि लाइक चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, लेकिन अनलाइक चार्ज जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करके चलते हैं। क्लियर है ये? अब ये जो हमारे पास में ये कंडीशन हम यहाँ पर देख रहे हैं, या इसकी ये प्रॉपर्टी देख रहे हैं, इसको कहते हैं हम फंडामेंटल ऑफ चार्ज। ठीक है ना, प्रॉपर्टी ऑफ फंडामेंटल ऑफ चार्ज, ये इसकी कहती है फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है कि ये लाइक चार्ज को क्या करता है, जो है रिपेल करता है और अनलाइक चार्ज को अट्रैक्ट करता है। ये चीज हम रियल लाइफ में भी देख सकते हैं, जब दो लोग सिमिलर काइंड के होते हैं तो उन दोनों के बीच में कोई भी बात आपस में बनती नहीं है, तो वो एक दूसरे से क्या होते हैं, हमेशा दूर दूर भाग जाते हैं। ठीक है ना, लेकिन अगर दो लोग डिसिमिलर तरीके के होंगे तो उन दोनों के बीच में बात बन जाती है। क्लियर है आप सभी लोगों का? चलिए दूसरा हमारे पास में आ जाता है चार्ज आर कंजर्व्ड, कि हमारे जितने भी चार्ज होते हैं वो कैसा होता है, कंजर्व्ड होता है। कंजर्व का मतलब क्या होता है कि ना तो उनको क्रिएट किया जा सकता है, ना ही उनको डिस्ट्रॉयड किया जा सकता है, ना तो वो क्रिएट होते हैं ना वो डिस्ट्रॉयड होते हैं। जो टोटल चार्ज होता है हमारा आइसोलेटेड सिस्टम का, वो कैसा रहता है, हमेशा कांस्टेंट बना रहता है। मान के चलिए मेरे पास में यहाँ पर एक बॉक्स ले लेते हैं हम, यहाँ पर एक बॉक्स है और यहाँ पर मान लीजिए मैंने एक 2 कूलम का चार्ज रख रखा है, एक 5 कूलम का चार्ज है मेरे पास, प्लस का एक 4 कूलम का चार्ज है। अब मैंने इसको क्या करा, शेक करा। यहाँ पर अगर मैं इसे शेक करता हूं तो शेक करने पर मुझे मान लीजिए यहाँ पर मिल गया 10 कूलम का चार्ज, यहाँ पर मिला मुझे मान लो प्लस 4 कूलम का, यहाँ पे मिल गया 2 कूलम का। तो जितना चार्ज मेरा फर्स्ट सिस्टम के अंदर होगा, जितना चार्ज मेरा फर्स्ट सिस्टम में होगा, उतना ही चार्ज मेरा कितने में होगा, सेकंड में। ठीक है ना, उतना ही चार्ज मेरा किसमें होगा, सेकंड सिस्टम में होगा। ये बात आप लोगों को क्या है, पता रहनी चाहिए कि शेक करने की वजह से उसके चार्ज में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि उसके चार्ज कम या ज्यादा हो जाए, कम ज्यादा नहीं होंगे, बस उनकी वैल्यू में डिफरेंस आपको दिखेगा। क्या कि अभी यहाँ पर 2 कूलम था तो यहाँ पे 10 दिख रहा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब तीनों का तुम सम करोगे, यहाँ पर 3 चार्ज मैंने यहाँ लिए थे और 3 चार्ज मैंने यहाँ लिए थे, तो इन तीनों का जब तुम सम करोगे और इन्हें कंपेयर करोगे तो ये दोनों आपस में कैसे आएंगे, बराबर आएंगे। क्लियर है आप लोगों को, ये बात समझ में आ गई यहाँ पर? क्लियर है? ठीक है, चलिए अगली प्रॉपर्टी समझते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी हमसे कहती है कि चार्ज आर क्वांटाइज्ड, यानी कि चार्ज जो होता है वो कैसा होता है, हमारा क्वांटाइज्ड होता है, क्वांटम होता है। बहुत छोटे छोटे पार्ट होते हैं हमारे चार्ज के। ठीक है ना, हम जानते हैं कि चार्ज कितना होता है, बहुत छोटा होता है। तो क्वांटिटी में यानी कि डिस्क्रीट होता है हमारा चार्ज, कंटिन्यूअस नहीं होता। कैसा होता है, डिस्क्रीट होता है। तो चार्ज, क्वांटम ऑफ द चार्ज इज इक्वल टू दैट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, ये जो क्वांटाइजेशन होता है किसके बराबर होता है, हमारा इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे, जब भी हमारे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है, जो वो जब भी ट्रांसफर होंगे तो वो हमेशा इंटीजर की फॉर्म में होंगे। कैसे होंगे, इंटीजर की फॉर्म में। यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 1.25 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, ऐसा कभी भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। हमेशा जो चार्ज ट्रांसफर होंगे हमारे, वो कैसे होते हैं, हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल में ट्रांसफर होते हैं। ठीक है ना, किसके, फंडामेंटल चार्ज के। ई हमारा क्या होता है, ये फंडामेंटल चार्ज होता है। ठीक है ना, ई क्या होता है हमारे पास में, फंडामेंटल चार्ज। यहाँ पे कह सकते हैं हम लोग इसको कि ये क्या है, हमारा फंडामेंटल चार्ज है। ठीक है ना, तो ये बात आपको याद रखनी है कि जो भी हमारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे वो फंडामेंटल चार्ज के साथ मल्टीपल में होके ही जाएंगे, और वो इंटीजर की फॉर्म में जाएंगे, 1 2 3 4 5 इस तरीके से ही जाएंगे। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ 1.25 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए। अगर मैं अपने फॉर्मूले की बात करूं तो Q इजिकल टू क्या होता है, एन ई। यहाँ पर एन होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई होता है हमारा चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, जिसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अगर मैं ऐसा यूनिट की बात करूं चार्ज की, तो वो होती है हमारी कूलम, क्योंकि इसकी रिसर्च किसने करी थी, कूलम ने करी थी, इसलिए उन्हीं के नाम पर इसकी ऐसा यूनिट को भी रख दिया गया। क्लियर है? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मटेरियल्स को लेके कि कौन कौन से तरीके के मटेरियल जिसके अंदर से हमारे इलेक्ट्रिक चार्ज जो होते हैं वो आसानी से फ्लो कर पाते हैं, और कौन कौन से मटेरियल है जहां से फ्लो नहीं कर पाते। तो सबसे पहले आते हैं कंडक्टर के ऊपर। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया कंडक्टर क्या होती है, जनरली सारी मेटल्स हमारी क्या कहलाती हैं, कंडक्टर होती हैं। अब ये मेटल है तो मेटल के पास में तो बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ये चीजें भी मैंने आपको बताई कि मेटल के पास में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे तो इनको क्या होता है, अभी ये डिसअरेंज रखे होते हैं, पहले ये कैसे होते हैं, डिसअरेंजमेंट में रखे होते हैं। ठीक है ना, जैसे ही इनको क्या मिलता है, थोड़ी सी एनर्जी मिलती है, जैसे इनको थोड़ी सी एनर्जी देना शुरू करते हैं, या कहीं से हमने करंट को थोड़ा सा दिया, या कोई भी हमने डिवाइस पीछे से लगाई, पोटेंशियल लगाई, वोल्टेज लगाई, बैटरी लगाई, कुछ भी लगाया, तो लगाने के बाद में ये क्या होता है, ये करंट फ्लो करना शुरू कर देते हैं। ये जो होता है अलाइन होना शुरू हो जाते हैं और ये फ्लो करना शुरू कर देते हैं एक लाइन में। अब ये जो चार्ज हमारे, ये इलेक्ट्रॉन जो फ्लो कर रहे हैं या भाग रहे हैं इस तरीके से, तो इसीलिए हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पर कंडक्टर हमारे क्या होते हैं, वो सब्सटेंस होते हैं जो चार्ज को इजीली पास होने देते हैं। ठीक है ना,
चार्ज को क्या करने देते हैं, इजीली पास होने देते हैं, उनको हम क्या कह देते हैं, कंडक्टर कह देते हैं। क्लियर है आप लोगों को, समझ आ गया। इंसुलेटर होते हैं जहां से हमारा जो चार्ज होता है वो पास नहीं हो पाता, जैसे आपकी वुड हो गई, प्लास्टिक हो गई, रबर हो गई। आप वुड को कितना भी आनी तो लो लो, और प्लग में उसके जो आपके पास में प्लग होता है, घर के स्विचेस होते हैं, उसके अंदर चाहे आप उस लकड़ी को घुसेड़ दो लेकिन उसमें फिर भी करंट फ्लो नहीं करेगा। तीसरी हम बात करें सेमीकंडक्टर, तो सेमीकंडक्टर की जो प्रॉपर्टी होती है वो आती है हमारी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में। अब सेमीकंडक्टर आपने देखा कहाँ होगा, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आप लोगों ने मेमोरी कार्ड सभी लोगों ने देखा होगा, मेमोरी कार्ड को ऐसा कोई नहीं है जिसने आज के समय में मेमोरी कार्ड नहीं देखा। पेन ड्राइव सभी लोग जानते हैं, पेन ड्राइव आप लोगों ने सभी ने देखी हुई है। ये जितनी भी डिवाइस आप देखते हैं ये सारी की सारी आपकी क्या होती है, सेमीकंडक्टर डिवाइस होती है। अब ये जो सेमीकंडक्टर डिवाइस है आपने देखा होगा, जैसे ही आप इसको कंप्यूटर में अटैच करते हैं, तो कंप्यूटर में या आपके फोन में जब भी आप इसको अटैच करते हैं तो अटैच करते के साथ ही उसका डेटा आप लोगों को सामने दिखना शुरू हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ही आपने करंट दिया इसको, यानी कि इसमें सप्लाई आपने जैक में या जिसमें भी आप लगा रहे हैं उसको, जैसे ही आपने लगाया तो आपका डेटा उसमें क्या होने लगा, शो होना शुरू हो गया, मतलब करंट वहां पर फ्लो कर गया। लेकिन जैसे ही आप निकालते हैं, तुरंत निकालते के साथ ही वहां का जो जितना भी करंट होता है, आई आपका वो बहना बंद हो जाता है, और आप उसको टच भी कर लेते तो आपको किसी प्रकार का करंट नहीं लगता। यानी कि जैसे ही आप कनेक्टिविटी में डालोगे तुरंत ही ये क्या कर देगा, फ्लो करना शुरू कर देगा, और जैसे ही आप उसको डिस्कनेक्ट करोगे तो वो एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा। तो इसीलिए सेमीकंडक्टर हमारा कहाँ पर आता है, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में आता है। अब इसके दो एग्जाम्पल यहाँ पर हमने लिखे हुए हैं, एक सिलिकॉन होता है, एक जर्मेनियम होता है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास में सिर्फ सेमीकंडक्टर दो ही होते हैं, ऐसे बहुत सारे जो है सेमीकंडक्टर बनते हैं। कुछ कंपाउंड के रूप में बनते हैं, कुछ एलिमेंट्स के रूप में बनते हैं, कुछ ऑर्गेनिक होते हैं, कुछ इनऑर्गेनिक होते हैं। तो बहुत सारे तरीके के हमें सेमीकंडक्टर देखने के लिए मिलते हैं। क्लियर है आप सभी लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाता है इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो देखिए करंट की हम लोग बात कर रहे हैं, तो करंट बना किससे, हमारा चार्ज से बनता है। तो क्या होगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज द इलेक्ट्रिक करंट। अब एक चीज याद रखेंगे, डेफिनेशन के अंदर बहुत गड़बड़ रहती है बच्चों की। अगर आप रेट वर्ड लगा रहे हो तो समझ जाओ कि वो टाइम के रेस्पेक्ट में बात कर रहा है, ठीक है ना, टाइम के रेस्पेक्ट में। वरना आप इस डेफिनेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं कि द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। आप ऐसे भी अगर इसको लिख देंगे तो भी ये डेफिनेशन सही कहलाएगी। लेकिन गलती ये मत करना कि आप यहाँ पे लगा रहे हो रेट वर्ड भी लगा रहे हो और यहाँ पे पर यूनिट टाइम भी लगा रहे हो, तो भाई ये तो गलत हो गया। आप रेट दे रहे हो, रेट का मतलब ही होता है टाइम के रेस्पेक्ट में बात हो रही है। वरना रेट मत दीजिए, आप रेट मत दीजिए, सीधे पर यूनिट टाइम लगाइए, आपको टाइम वर्ड देखना है वहां पर। तो क्लियर है ना? तो डेफिनेशन में ये गलती बिल्कुल भी ना करें कि आप दोनों वर्ड को यहाँ पर लिख रहे हैं, वरना ये गलत माना जाएगा। क्लियर है आप लोगों का? चलिए आगे देखते हैं। तो हमारे पास में क्या है कि हमारा जो करंट होता है, करंट को हम आई लेटर के साथ डिनोट करते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम होता है, यानी कि आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। अब हमारे पास में क्या होता है, जो करंट होता है उसकी एसआई यूनिट होती है, चार्ज की एसआई यूनिट कूलम होती है और टाइम की होती है सेकंड। तो कूलम पर सेकंड इसकी क्या आ जाती है, एसआई यूनिट, जिसको एम्पियर भी कहा जाता है। अब हमारी जो करंट है, ये एक ऐसी क्वांटिटी है, देखिए वैसे तो अगर मैं इसकी बात करूं, ये एक टेंसर क्वांटिटी होती है, इट इज ए टेंसर क्वांटिटी। टेंसर क्वांटिटी ये आपके सिलेबस में नहीं है अभी, टेंसर वर्ड बहुत ही कम देखने के लिए मिलता है, लेकिन बाई चांस पेपर में आ जाए तो आप बता देना, वरना आप इसको यहाँ पर टेंसर की जगह पर स्केलर क्वांटिटी कहकर चलेंगे। क्यों स्केलर कहते हैं, क्योंकि ये क्या करता है कि जितने भी करंट यहाँ से आ रहे हैं, मान लो यहाँ से 5 एम्पियर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है मान लो 6 एम्पियर, तो जोड़ के सीधा 11 एम्पियर का करंट यहाँ पर फ्लो करा देगा, ठीक है ना। मतलब ये वेक्टर का जो लॉ होता है, यहाँ आपके डिटेल में नहीं है, वेक्टर लॉ के बारे में कोई बात नहीं है, आपको बस स्केलर वेक्टर बताई जाती है चीज, लेकिन डिटेल नहीं है। बस इतना याद रखिएगा, जो वेक्टर लॉ होता है वो उसका ये पालन नहीं करता, इस वजह से ये वेक्टर क्वांटिटी को में काउंट नहीं होता, इसलिए इसको स्केलर क्वांटिटी में हम बोल देते हैं, वरना ये टेंसर क्वांटिटी हमारी होती है। 1 नंबर का क्वेश्चन है, इसलिए बहुत डिटेल में बताया है। अब बात करें इसको कि करंट को मेजर करने के लिए एक डिवाइस का हम इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम बोलते हैं एम मीटर, ठीक है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, एम मीटर। इसको हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। हमेशा हम इसको क्या करते हैं, सीरीज में कनेक्ट करते हैं, कभी भी इसे पैरेलल में कनेक्ट नहीं करा जाएगा। मान लो सर्किट यहाँ आपने बनाया है, यहाँ पे कोई रजिस्टर आपने लगा दिया, तो यहाँ एम्पियर आपने लगा दिया, अपनी यहाँ पर ली बैटरी लगा दी, ठीक है ना, इस तरीके से आपने इसको क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। तो ये आप हमेशा क्या करेंगे, सीरीज के अंदर आप इसको कनेक्ट करते हैं, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप इसको पैरेलल में कनेक्ट कर दें, ठीक है ना, हमेशा याद रखेंगे, हमेशा किस में कनेक्ट होगा, ये आपका सीरीज में कनेक्ट होगा। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। अब 1 एम्पियर क्या होता है, देखिए जब 1 कूलम चार्ज को फ्लो करता है कितने, 1 सेकंड के अंदर, जब 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड के अंदर फ्लो करता है तो उसको हम बोल देते हैं 1 एम्पियर। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन में 1 सेकंड।
तो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ करंट की बात याद रखेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक सर्किट ये ड्रॉ कर दिया अपना, ठीक है ना, यहाँ से हमने ये बैटरी लगा ली यहाँ पर अपनी। तो अब मेरा जो करंट है, करंट तो बहेगा कहाँ से, हमारा पॉजिटिव से होता हुआ नेगेटिव की तरफ को, ठीक है ना। आई मेरा कैसे चलेगा, पॉजिटिव से होता हुआ नेगेटिव की तरफ को। लेकिन इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा क्या होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव होती है। कहाँ से होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। याद रखेंगे ये हमारा कहलाता है लोअर पोटेंशियल, ये हमारा कहलाता है हायर पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रॉन तो लोअर पोटेंशियल से हायर की तरफ जाते हैं, लेकिन करंट हायर पोटेंशियल से लोअर की तरफ जाता है। इसीलिए बैटरी क्या होती है आपकी, वो धीरे धीरे डिस्चार्ज होती चली जाती है। आप लोगों के जो मोबाइल की बैटरी होती है, आप देखते हैं ना, धीरे धीरे वो खत्म होती चली जाती है। तो खत्म कैसे हो रही है, क्योंकि वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ ट्रेवल करता है। तो जैसे 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 उसकी क्या होगा, वो लो पोटेंशियल पे जाता जाएगा जाता जाएगा जाता जाएगा, तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि वो जीरो हो जाएगा और आपका फोन बंद हो जाएगा, ठीक है ना, जब आपका फोन बंद हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो लो पोटेंशियल से हाई पे चलते हैं। तो जब तुम चार्जिंग करते हो तो वो लो पोटेंशियल से चल के कहाँ चले जाते हैं, तुम्हारे हाई पोटेंशियल पे। तो तुम्हारी बैटरी क्या हो जाती है, यहाँ पर चार्ज हो जाती है। क्लियर है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो डायरेक्शन ऑफ करंट कैसी रहेगी, पॉजिटिव से नेगेटिव रहेगी। और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करेंगे तो वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आपका रहेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन आपके जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ट्रेवल करेंगे। क्लियर है यहाँ तक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, देखिए पोटेंशियल का मतलब होता है ताकत, ठीक है ना। पोटेंशियल का मीनिंग क्या होता है, ताकत। और इलेक्ट्रिक का मतलब इलेक्ट्रिसिटी की ताकत की बात हो रही है। तो द अमाउंट ऑफ वर्क डन in a bringing a unit positive charge from infinity to a point is called the electric potential। यानी कि मान के चलो यहाँ कहीं इन्फिनिटी पे कोई चार्ज मेरे पास रखा हुआ है, ये यूनिट चार्ज है, ये मेरे पास मान लो ये इन्फिनिटी पे कहीं पे रखा हुआ है। अब इसको उठाकर मेरे को यहाँ लाने के लिए, यानी कि इन्फिनिटी से मुझे अपने फील्ड में किसी पॉइंट पर लाने के लिए मुझे कुछ वर्क डन करना पड़ रहा है। तो ये जो वर्क डन मुझे करना पड़ता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। तो V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। V इक्वल टू डब्ल्यू क्या है यहाँ पर, वर्क डन, और Q हमारे पास में क्या है, चार्ज, कि कितना हमने वर्क डन करा है अपने यूनिट चार्ज को यहाँ पर लाने के लिए। इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कह रहे हैं। अब ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि जूल भी एक स्केलर क्वांटिटी है और हमारे Q भी एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर मैं SI यूनिट की बात करूं तो वो होती है जूल पर कूलम, और इसको हम क्या कहते हैं, वोल्ट के नाम से जानते हैं। क्लियर है, याद रखेंगे, वोल्ट के नाम से हम जानते हैं। क्लियर है, चलिए अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस किसे कहा जाता है। अभी आपने पढ़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसे कहा जाता है, अब हम पढ़ रहे हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। देखिए अब मेरे पास मान के चलिए यहाँ पर हमने एक चार्ज रख दिया अपना क्यू चार्ज, यहाँ पर भी कोई क्यू चार्ज है लेकिन कहीं दूसरे पॉइंट पर रखा हुआ है, दोनों बराबर चार्ज रखे हुए हैं किसी दूसरे पॉइंट के ऊपर, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ए ब्रिंगिंग 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है कि कोई चार्ज होगा जिसकी वैल्यू मान लो 1 कूलम के लगभग मान लेते हैं। चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज रेफर टू एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन डिफरेंस बिटवीन देम। अब यहाँ पर क्या है, एक चार्ज ये रखा हुआ है हमारे पास में, यूनिट चार्ज मान रहे, एक चार्ज हमारे पास में ये। तो अब इसे लाने के लिए यहाँ पर वर्क डन होगा। तो वर्क डन जो होगा वो कितना होगा हमारे पास में, यहाँ की पोटेंशियल है V है, यहाँ की पोटेंशियल है यहाँ पर VB। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर मैं फर्स्ट बॉडी के लिए, इस बॉडी के लिए अपना वर्क डन यहाँ से पोटेंशियल निकालता हूँ, तो VA मेरे को क्या मिलेगा, WA/Q, और VB मुझे क्या मिलेगा यहाँ पर, WB/Q, क्योंकि मुझे दोनों ही केस में क्या करना है, यहाँ पर अपना पोटेंशियल लेके आना, दोनों पे चार्ज Q है, ठीक है ना। तो हमारा क्या आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB किसके बराबर आ जाएगा, WA माइनस W/Q, क्योंकि दोनों का एलसीएम क्या है, Q है, तो मैंने एक ही बार यहाँ पर रख दिया। क्लियर है ये बात। SI यूनिट की अगर बात करेंगे तो SI यूनिट मैंने पीछे बताई दी आप लोगों को। वर्क डन की SI यूनिट होती है जूल होती है, और चार्ज की SI यूनिट होती है पर कूलम, ठीक है ना। तो हमारे पास में इसको जूल पर कूलम को हम लोग क्या कह देते हैं, यहाँ पर वोल्ट कह देते हैं, ठीक है ना। वोल्ट को हम V के साथ डिनोट करते हैं। अब देखो हमारा जो ये पोटेंशियल होता है, या हम कह लें एक तरीके से मेजर कैसे करते हैं, इट मेजर्ड बाय वोल्ट मीटर। वैसे मैंने आगे वोल्ट मीटर की सारी डिटेल दे रखी है। इसको हमेशा हम कनेक्ट करते हैं, ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द सर्किट, कनेक्टेड इन पैरेलल विद द सर्किट, हमेशा इसको पैरेलल में कनेक्ट करा जाता है, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखेंगे। तो देखिए वोल्ट मीटर क्या होता है, अब इसको समझते हैं हम लोग। तो वोल्ट मीटर क्या है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द वोल्ट मीटर। कि अपने सर्किट के अंदर कितनी पोटेंशियल ट्रैवल कर रही है उसको मेजर करने के लिए हम लोग किस डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर कुछ कैसा होता है, मान लो ये हमारे पास में ऐसे एक सर्कल टाइप का होगा, यहाँ पर इस तरीके से एक इसमें निडल लगी होगी, ठीक है, यहाँ लिखा होगा V बड़े से में, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, एक सेंटर यहाँ पर आपको
एक यहाँ पे इस तरीके से निडल दिखेगी और यहाँ पर आपके कुछ नंबर लिखे होंगे, ठीक है, जो रीडिंग हम कह सकते हैं। तो ये 0 पे होगी उस समय पर, ठीक है ना, आपका क्या होगा 0 पे होगा, ठीक है। तो ये हमेशा 0 पे होगा। तो मान लो यहाँ से 0 अगर स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे आपकी मान लो वी मैक्स मिल रहा है आपको, जो भी होगा, तो ये इस तरफ को ऐसे पड़ा होगा समय पर, क्लियर है ना। फिर जैसे जैसे आप वोल्टेज दोगे तो ये इस तरफ को बढ़ना शुरू हो जाएगा, हटा दोगे तो ये क्लोज हो जाएगा, क्लियर है। तो वोल्ट मीटर का सिंबल आपको पता लग गया। इसको हमेशा किस में कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में कनेक्ट करा जाता है अपनी पोटेंशियल को मेजर करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास बात होती है इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। तो किसी भी कंटिन्यूअस पाथ को या क्लोज कर्व थ्रू विच द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो, अब जैसा हमने ये डायग्राम इसमें बना रखा है, तो यहाँ से देखेंगे हर जगह से मेरा ये डायग्राम क्या है, कहीं से भी आप देखोगे, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से कहीं से भी आप देखोगे, सब जगह से क्या है मेरा डायग्राम, ये पूरी की तरीके से क्लोज्ड है, ठीक है ना। अब हमने यहाँ पे एक बैटरी लगाई हुई है, तो यहाँ से जब करंट फ्लो करेगा तो आई करंट जाएगा जाएगा यहाँ से जाते 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 यहाँ पोटेंशियल यहाँ मेजर कर लेगा, आगे बढ़ता जाएगा, यहाँ से हमें करंट मेजर हो जाएगा और घूम फिर के हमारे पास कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, क्योंकि करंट हमारा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है, ठीक है ना, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है। तो ये क्लोजली पाथ है, इसलिए हमारा करंट फ्लो करेगा। अगर बाई चांस मान लो ये ऐसा होता कुछ, मान लो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा दिया आपने और यहाँ पर क्या करी आपने, एक बैटरी लगा ली और इसको ऐसे छोड़ देता, तो यहाँ पे कोई भी करंट फ्लो नहीं करता, क्योंकि पाथ इसका क्लोज पाथ नहीं बना रहा। और जब तक हमारा सर्किट जो है वो क्लोज पाथ नहीं बनाएगा तब तक हमारा करंट फ्लो नहीं करेगा, क्लियर है, समझ आ गया आप लोगों को। चलिए अब आगे बात करते हैं अपनी नेक्स्ट पे, कुछ सिंबल के बारे में बात कर लेते हैं। हमारे कुछ सिंबल है, कुछ कंपोनेंट है हमारे किसके, सर्किट डायग्राम के लिए। सबसे पहले ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये है हमारा एक सेल का सिंबल, जो आप घर में निप्पो वगैरह के सेल लेके आते हैं ना, आजकल तो ड्यूरा सेल वाले चल रहे हैं सेल। तो उसमें क्या होता है, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, दो ही टर्मिनल उसमें देखने के लिए मिलते हैं, उसको सेल कहते हैं। लेकिन अगर आप उस सेलों के कॉम्बिनेशन को बना देंगे तो वो उसकी बैटरी बन जाएगी, ठीक है ना। 2 3 4 आपकी जो बैटरी बैंक आती है वो इसी तरीके से आती है, जिसे पावर बैंक कहते हैं आप लोग। पावर बैंक में कई सारी बस क्या होती है, 4-5 सेल लगी होती हैं, जिनको क्या करा जाता है, कनेक्शन में लगा दिया जाता है, एक साथ सीरीज में या पैरेलल में करके वो अपने हिसाब से लगा लेते हैं, उन्हें क्या रखना है उसके हिसाब। अब क्या होता है, दूसरा ये सिंबल हमारा होता है किसी भी की या स्विच का, अगर ये यहाँ पर कोई भी डॉट इसके बीच में नहीं लग रहा है, तो जैसे मान लो मैं ये डॉट लगा देता हूँ, तो अगर डॉट लगा हुआ तो ये कहलाएगी आपकी क्लोज की, और अगर डॉट नहीं लग रहा है तो ये आपकी कहलाएगी ओपन की, क्लियर है। बल्ब का सिंबल हमारे पास ये बल्ब का सिंबल है, एम मीटर का सिंबल हमारा ये होता है, ये वोल्ट मीटर का सिंबल है। ये रियो स्टेट को हम लोग कहते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस, यानी कि जिसकी वैल्यू को हम लोग क्या कर सकते हैं, कम या ज्यादा कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कम कर सकते हैं या ज्यादा कर सकते हैं। जैसे आपके घर में फैन रेगुलेटर होता है, क्या होता है आपके घर में, फैन रेगुलेटर होता है, तो उसके अंदर आप लोग देखते हैं उसके अंदर क्या लगे होते हैं, रेजिस्टेंस लगे होते हैं, यानी कि वेरिएबल रजिस्टर होता है उसके अंदर एक तरह से। तो जैसे जैसे आप क्या करते हैं, रेगुलेटर जब आप फैन की स्पीड को बढ़ाते हैं, जब आप स्पीड को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे होते हैं, उस समय पर आर की वैल्यू डिक्रीज हो रही होती है, और जब आप एस की वैल्यू डिक्रीज करते हैं तब आपकी आर की वैल्यू इंक्रीज हो रही होती है। इसी पे हमारा फैन रेगुलेटर काम करता है। वायर जॉइंट का कनेक्शन हमारा कैसा होता है, एक वायर ऐसे आया, एक वायर को यहाँ से लाया और इसको यहाँ पे ज्वाइंट मार दिया, इसको बोलते हैं वायर जॉइंट का कनेक्शन। क्लियर है आप सभी लोगों को, समझ आ गया। चलिए आगे बढ़े, अब बात करते हैं हम अपने ओम्स लॉ की। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, क्योंकि ओम्स लॉ कई बार कई बार आया है, मैं कितनी बार बताऊं इसे, बहुत बार ही आया है, स्टेटमेंट आ रहा है, कभी डायग्राम आ रहा है, कभी अनितिश कभी आई कैरेक्टरिस्टिक आ रहा है, तो कुछ ना कुछ यहाँ पर देखने के लिए हमें मिलता रहता है। तो ओम्स लॉ क्या कहता है, वो कहता है अगर किसी भी जगह पर उसकी फिजिकल कंडीशन को चेंज ना करा जाए, अगर किसी मटेरियल की फिजिकल कंडीशन, वो क्या हो सकती है, जैसे उसका टेम्परेचर में कोई बदलाव न करा जाए, उसके प्रेशर में कोई बदलाव न करा जाए, उस पर किसी प्रकार का स्ट्रेन ना डाला जाए, अगर उसकी फिजिकल कंडीशन को चेंज नहीं करोगे तो उसमें फ्लो करने वाला करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके अंदर की पोटेंशियल के बराबर, ठीक है ना। करंट जितना उसमें फ्लो कर रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, उसकी पोटेंशियल के बराबर होगा, ठीक है ना। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा हमारा, I के हो जाएगा। जब भी कभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाते हैं, जब भी कभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ये सिंबल हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है यहाँ पे, वो कांस्टेंट क्या है, R। R क्या है हमारे पास में यहाँ पर, कांस्टेंट है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जिसका नाम है रजिस्टर, ठीक है ना, जिसको क्या कहा जाता है, रजिस्टर कहा जाता है। तो V/I अगर मैं निकालूंगा तो वो R के बराबर आएगा, R क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हमारा हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया। ये इसका डायग्राम है, यहाँ पर देख लेंगे, एक रजिस्टर हम लोगों ने बनाया, नीचे चाहो तो आप बैटरी बनाकर इसको और अच्छे से दिखा सकते हैं, पर इतने से भी आपका काम चल जाएगा एकदम बढ़िया वाला, क्योंकि इतना ही डायग्राम इसमें दिखाया जाता है। अब बात करें VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ओम्स लॉ।
तो वी आई कैरेक्टरिस्टिक में हम लोग क्या देख रहे हैं, इस तरफ हमारे पास में पोटेंशियल, इस तरफ है हमारे पास में करंट। तो ये हमारा क्या बनाता है, एक लीनियर स्ट्रक्चर बनाता है। कैसा बनाता है, एक लीनियर स्ट्रक्चर यहाँ पर देखने के लिए हमें मिलता है, एक लीनियर स्ट्रक्चर हमारे पास यहाँ पर बनाता है। क्लियर है आप लोगों को? तो ये हमारा वी आई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ओम्स लॉ। चलिए अब आगे बात करते हैं अपनी। नेक्स्ट आता है हमारे पास में रेजिस्टेंस क्या होता है। तो देखो रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस एक ऐसा कंपोनेंट होता है जिसका काम होता है अपोजेस द फ्लो ऑफ चार्ज और करंट इन द सर्किट। किसी भी सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है उस करंट के फ्लो का अपोज करना, उस करंट के फ्लो का क्या करना, अपोज करने का काम हमारा कौन करता है, रेजिस्टेंस करता है हमारा। ठीक है ना, कौन करता है, हमारा रेजिस्टेंस करता है। इट इज डिनोटेड बाय आर, इसको हम आर से डिनोट करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है आर इक्वल टू वी बाय आई। क्या आ जाएगा इसका फॉर्मूला ओम्स लॉ से, आर इज इक्वल टू वी बाय आई। लेकिन आर हमारा जो है वो डिपेंड नहीं होता वी और आई पर, हमारा आर बिल्कुल भी वी और आई पर डिपेंड नहीं करता, ये बात ध्यान रखेंगे। किस पर डिपेंड करता है मैं अभी आगे बताऊंगा, आप ध्यान से सुनते रहिए, देखते रहिए। एसआई यूनिट की बात करें तो क्या बन जाएगी, वी की एसआई यूनिट होती है वोल्ट, आई की एसआई यूनिट होती है एम्पियर। तो वोल्ट पर एम्पियर जिसको हम लोग ओम कहते हैं, वोल्ट पर एम्पियर जिसको हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पर, ओम कहते हैं। अब अगर मैं 1 ओम की बात करूं यहाँ पर कि 1 ओम कितना होगा, तो 1 ओम क्या होगा, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ ए कंडक्टर इज 1 वोल्ट एंड द करंट थ्रू द कंडक्टर इज 1 एम्पियर। अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस 1 ओम का मिल रहा है और करंट मुझे मिल रहा है यहाँ पर 1 एम्पियर का, तो इसको मैं क्या कहूंगा, 1 ओम कहूंगा। ठीक है ना, इसको मैं क्या कहूंगा यहाँ पर, 1 ओम कहूंगा। क्लियर है आप लोगों को, समझ आ गई इतनी बात? चलिए आगे। तो नेक्स्ट आता हमारा फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड। वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिस पर हमारा क्या होता है, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो सबसे पहला आता है हमारे पास में लेंथ ऑफ द कंडक्टर, यानी कि हमारा आर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। मान लो मेरे पास में इतनी सी एक वायर है, अब इतनी सी वायर का रेजिस्टेंस मान के चलो कुछ होगा, ठीक है ना, R1। लेकिन अगर मैं इस वायर को बढ़ाकर इतनी कर दूंगा तो रेजिस्टेंस इसका क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। अगर मैं इसकी लेंथ को और ज्यादा बढ़ा दूंगा तो रेजिस्टेंस और ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा। क्लियर है ना? तो हमारा क्या होता है, लेंथ की क्या हो रहा है, जैसे जैसे लेंथ यहाँ पर क्या होगी, बढ़ती जाएगी, मेरी रेजिस्टेंस की वैल्यू भी क्या करती जाएगी, आर मेरा इंक्रीज होता जाएगा। क्लियर है ना? दूसरी हमारे बात करता है यहाँ पर कि आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/a। आर जो होता है हमारा क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, हमारे 1/a के। 1/a मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि अगर मैं किसी वायर को, मान लो पतला सा वायर लेके चलूंगा, तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसा होगा, कम होगा। तो कम होगा तो इसका आर क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा, ज्यादा रहेगा। लेकिन अगर मान के चलो मैं ऐसे मोटा सा तार कर दूं इसमें, ठीक है ना, अब मेरा एरिया क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, लेकिन मेरा जो रेजिस्टेंस है वो क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे आपके घरों में पानी के पाइप होते हैं। अगर पतला वाला पाइप लोगे तो आप देखते हैं कि वहां पर जब पतले वाले पाइप में तो जो पानी निकलता है वो तेजी से निकलता है, लेकिन अगर वहीं पे मोटा सा आप कोई पाइप ले लेंगे तो उसमें पानी की जो निकलने की गति होती है वो धीमी सी हमें लगने लगती है, क्योंकि एरिया ज्यादा हो जाता है। लेकिन पानी वहां ज्यादा आ रहा होता है, मोटे वाले में, पतले वाले में पानी हमारा कम आ रहा होता है। तीसरा ये डिपेंड करता है हमारा मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, कि हमारा कौन सा मटेरियल है, क्या है, वो उस पर डिपेंड करता है। यानी कि एक तरह से उसकी रजिस्टिविटी पे डिपेंड करता है। मटेरियल की किस पे बात करता है, रजिस्टिविटी की, क्योंकि हर एक तार की अलग अलग रजिस्टिविटी होती है। कॉपर की रजिस्टिविटी अलग होगी, आपकी आयरन की रजिस्टिविटी अलग होगी, स्टील की अलग रजिस्टिविटी होगी, ठीक है ना। आपकी इसी तरीके से आप गोल्ड ले लेंगे तो गोल्ड की रजिस्टिविटी अलग हो जाएगी, प्लेटिनम की अलग हो जाएगी। तो सबकी रजिस्टिविटी क्या होती है यहाँ पर, अलग अलग होती है। तो उस पर भी ये डिपेंड करता है। अगर उसको भी ना बदला जाए तो करंट और पोटेंशियल सेम रहेंगे। फिर टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, अगर टेम्परेचर को तुम राइज करते हो तो उस समय पर हमारी कंडक्टिविटी रेट भी राइज हो जाता है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू उस केस में क्या हो जाएगी, घट जाएगी। क्लियर है? तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हम लोगों ने एक फॉर्मूला निकाला, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, L/A के। जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल हटता है तो कोई कांस्टेंट रहता है, यहाँ पर वो रो है, रो L/A। तो रो क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, जिसको हम रजिस्टिविटी कहते हैं। ठीक है ना, जिसको हम क्या कहते हैं, रजिस्टिविटी कहते हैं। क्लियर है? यहाँ तक समझ आ गया आप लोगों को सारी बातें? चलिए डेफिनेशन यहाँ पर रजिस्टिविटी क्या होती है, कॉम्बिनेशन उसके बाद पढ़ेंगे। रजिस्टिविटी क्या होती है, जिसको हम रो से डिनोट कर रहे हैं। तो रजिस्टिविटी हमारी क्या होती है कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द रेजिस्टेंस, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द रेजिस्टेंस, प्रॉपर्टी ऑफ रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से ये अपोज करती है हमारे इलेक्ट्रिक करंट को। इसी प्रॉपर्टी, इसी रजिस्टिविटी की प्रॉपर्टी की वजह से हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट किसी भी सर्किट के अंदर उसका अपोज हो पाता है। अगर ये प्रॉपर्टी नहीं होती तो रेजिस्टेंस अपने आप में कुछ नहीं कर सकता था।
लेकिन ये डिपेंड किस पे करती है, ये इन दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है आपके, एक तो नेचर ऑफ द मटेरियल पर और एक टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर पर। इन दो मटेरियल, दो जो है आपके फैक्टर पे हमारी रेजिस्टिविटी डिपेंड होती है। क्लियर है आप लोगों को? चलिए अब हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के कितने टाइप के हमारे कॉम्बिनेशन पाए जाते हैं? तो देखिए, दो प्रकार के कॉम्बिनेशनों की हम यहाँ पे जनरली चर्चा करके चलते हैं। पहला कॉम्बिनेशन होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा कॉम्बिनेशन होता है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है ना? पहला क्या होता है हमारे पास में सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा पैरेलल। सीरीज का मतलब क्या हो जाएगा, मान लो यहाँ पर हमने एक रजिस्टर लगाया, फिर इसके बाद एक और रजिस्टर लगा दिया, फिर इसके बाद एक और रजिस्टर लगा दिया, तो ऐसे ही हम लगाते हुए चले जाएंगे, तो इसको सीरीज कहेंगे। ये क्या कहलाएगा? सीरीज कहलाएगा। लेकिन हमने पैरेलल कैसा होगा, हमने एक लगाया, फिर स्टेयर की तरह एक उसके नीचे दूसरा लगा दिया, फिर स्टेयर के नीचे उसकी तरह तीसरा एक और लगा दिया, फिर ऐसे ही एक और लगा दिया। तो ये जो कनेक्शन हम देख रहे हैं, ये इससे बोलते हैं हम पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है ना? जब एक के नीचे एक लगता हुआ चलता है तो उसे पैरेलल बोलते हैं, और जब एक के आगे दूसरा, दूसरे के आगे तीसरा, चौथा, पांचवा ऐसे लाइन से चलते रहते हैं तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन बोल देते हैं। क्लियर है? क्लियर है? चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन की। तो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, जिसमें देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में जो मेरा करंट होता है वो कैसा होता है? सेम होता है, और जो मेरी पोटेंशियल होती है वो कैसी होती है? डिफर होती है, दोनों में अलग होती है। ठीक है ना? कैसी होगी? अलग होगी। तो हम इसका जब टोटल टोटल वोल्टेज इसकी निकालेंगे, टोटल वोल्टेज, तो वो हमारे पास में क्या आ जाएगी? यहाँ पर टोटल वोल्टेज इसकी क्या आ जाएगी? V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। यहाँ पे देख लेना, हमारे पास में पहली वोल्टेज ये रही, दूसरी ये रही, तीसरी ये रही, तो क्या होगा हमारे पास में? V1 प्लस V2 प्लस V3। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, क्या कहता है हमसे ओम्स लॉ? कि V इज इक्वल टू होता है आई आर के। अब यहाँ पे हम वैल्यू डालेंगे तो आई आर, और इसके पैर में छोटा सा एस लगा देंगे सीरीज के लिए, तो ये हो जाएगा आई आर वन प्लस आई आर टू प्लस आई आर थ्री। अब यहाँ से आई को हमने कॉमन ले लिया, तो बच्चा क्या हमारे पास? आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। ठीक है ना? आई आर एस के, आई से मेरा आई कैंसिल हो गया, तो मुझे मिला आर एस बराबर आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। तो अगर तीन रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हुए हैं तो हमारे पास में कितना आ गया? हमारे पास में ये आ गया हमारे पास आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री आ गया। आगे ठीक है? अगर ऐसा हो जाए, इफ आर वन, या हम कह सकते हैं इफ एन नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, एन नंबर ऑफ रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, आर कनेक्टेड इन सीरीज, अगर मैं एन नंबर ऑफ रजिस्टर को कनेक्ट कर देता हूँ सीरीज के अंदर, तो हमारे पास में फॉर्मूला अब बन जाएगा हमारे पास में आर एस इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री प्लस आर फोर एंड सो ऑन एन टाइम्स तक, ऐसे चलते चले जाएंगे। अगर मान लीजिए मुझे कहीं पर मिलता है कि मेरी आर वन की वैल्यू, आर टू की वैल्यू, आर थ्री की वैल्यू अप टू आर एन तक सारी वैल्यू आपस में आर के बराबर हैं, अगर मेरी सारी वैल्यू आर के बराबर हो जाती हैं, तो मेरे पास में जो आर एस आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? मेरे पास में आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर प्लस, और कहाँ तक? यहाँ पर सो ऑन एन टाइम्स तक। यानी कि मेरे पास में क्या आ जाएगा? यहाँ से एन इंटू आर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अब तुम कुछ भी वैल्यू इसकी आर की रख सकते हैं अपने। ठीक है ना? तो क्या आ जाएगा? एन आर हमारे पास में फाइनल फॉर्मूला पड़ेगा। अगर कभी ऐसा होता है आपको, जैसे मान के चलो आपको किसी ने दे दिया कि भाई 5 रजिस्टर हैं और सब 5 ओम के ही हैं, तो आप बताओ टोटल रेजिस्टेंस उसका कितना होगा, या इफेक्टिव रेजिस्टेंस उसका कितना होगा, या उसका जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। ये अगर ऐसे कोई भी वर्ड आपको दिखता है तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले में लग सकते हैं, क्योंकि सारे सेम वैल्यू के हैं, पांचों के पांचों रेजिस्टेंस 5 ओम के ही हैं, तो आप एन की जगह पर यहाँ पे 5 रखेंगे उस केस में, और आर की जगह पर भी 5 रखेंगे, तो टोटल मिलाकर कितना आ जाएगा? 25 ओम आपको क्या मिल जाएगी? यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है ना? 25 ओम आपकी क्या मिल जाएगी? यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी। तो ये बहुत ईजी वे हो जाता है अगर सारे रेजिस्टेंस हमारे इक्वल होते हैं तब। क्लियर है आप सभी लोगों को? चलिए आगे बात करें। दूसरा कॉम्बिनेशन हमारे पास में आ जाता है यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि यहाँ पर जो मेरा करंट होता है वो तो डिफर होता है, यानी कि सब में अलग अलग करंट जाएगा। ठीक है ना? कैसा होता है? डिफर होता है। भाई यहाँ से देखो, यहाँ से मेरा करंट गया, आई करंट मेरा यहाँ से गया, अब यहाँ जाने के बाद में मेरा आई वन इधर चला गया, इसमें गया आई टू करंट, इसमें चला गया मेरा आई थ्री करंट, लेकिन पोटेंशियल सब में सेम रहेगी, इसमें भी वी पोटेंशियल, इसमें भी है, इसमें भी है। आगे जाके जब ये करंट यहाँ से निकलेंगे मेरे, तो आने के बाद में यहाँ से फिर से मुझे आई करंट मिल जाएगा। ठीक है ना? फिर से मुझे क्या मिल जाएगा? यहाँ पर आई करंट वापस मिल जाएगा और घूम के मेरे सर्किट के अंदर आ जाएगा। अब आई डिफर होता है यहाँ पर, लेकिन जो मेरी वी होती है वो क्या होती है? इसके अंदर सेम रहती है। वी कैसी होती है? मेरी सेम रहती है। तो अगर मैं टोटल करंट इसमें देखूं, टोटल करंट, तो टोटल करंट मेरे को कितना मिलेगा यहाँ पर? आई नेट
इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास में I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है ना। तो हम अगर अपना ओम्स लॉ लेते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ हमसे क्या कहता है, वो कहता है कि I इक्वल होता है V बट्टे में R के बराबर। इसके बराबर होता है I इक्वल टू V बट्टे में R में। तो यहाँ पे आ जाएगा V बाय आर पी मतलब पैरेलल, V बट्टे R1 प्लस V बट्टे R2 प्लस V बट्टे में R3। अगर मैं यहाँ से V को कॉमन ले लेता हूँ तो मुझे बचता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, और यहाँ पे मेरे पास में क्या है V/RP। तो V से मेरा V कैंसिल हो गया, क्लियर है। यहाँ तो V से V कैंसिल हो गया। आगे देखते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा, मेरे पास बच जाएगा 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये तीन रजिस्टर के लिए हमने पैरेलल के लिए कॉम्बिनेशन अपना निकाल लिया, ठीक है ना। लेकिन अगर मान लीजिए इफ n रजिस्टर, n नंबर ऑफ रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, अगर ऐसा हो जाए कि हमने n नंबर ऑफ रजिस्टर लगा रखे हैं पैरेलल में, तो ये बन जाएगा 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस सो ऑन प्लस 1/Rn, ठीक है ना। और अगर ऐसा हो जाए कि सब रेजिस्टेंस की वैल्यू बराबर हो जाए, R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 एंड डॉट डॉट Rn तक सारे वैल्यू की हमारे कितनी हो जाए, R हो जाए, तो हमारा जो फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा 1/RP 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस कहाँ तक, n टाइम्स तक सेम रहेगा। तो हमारे पास ऊपर क्या आ जाएगा, n/R आ जाएगा। तो 1/RP मेरा किसके बराबर है, n/R के। तो RP मेरा किसके बराबर आ जाएगा, R/N के, ठीक है ना, R/N के बराबर आ जाएगा। क्लियर है, समझ आ गई आपको पूरी डेरिवेशन। पेपर में आएगा तो डायरेक्ट रख देना, जब भी कभी आपको सेम वैल्यू वाला मिले तो आप डायरेक्ट लगाना ये पैरेलल और सीरीज के, और अगर डिफरेंट वैल्यू का मिलता है फिर तो आप लोगों के पास में ये फॉर्मूला है ही आपका ऊपर वाला। क्लियर है, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब ये हीटिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के पास करने पर जब हमारी क्या होती है, लगातार हम इलेक्ट्रिसिटी को पास कर रहे होते हैं तो हमारी जो डिवाइसेस होती हैं वो गर्म होना शुरू हो जाती हैं, वो हीट करने लगती हैं। चाहे वो कोई भी डिवाइस हो, जैसे आपके घर में फ्रिज रखा होगा, आप लोगों ने, बहुत लोगों ने देखा होगा, जब आप उसमें करंट पास करते हो तो आप उसके साइडों में हाथ लगा के देखेंगे तो आपको वहां पर क्या लगेगा, हीट महसूस होगी। आपने कभी यहाँ पे 100 वाट वाला अगर बल्ब जलाया हो तो आप उसे देखेंगे कि जब वो लाइट को बाहर फेंकता है तो कंटिन्यूसली चलने की वजह से उसमें क्या होती है, हीट पैदा होना शुरू हो जाती है। तो कोई भी डिवाइस, कोई भी आपकी चल जाए, आपका फोन तक गर्म हो जाता है, तो सबके अंदर क्या हो रहे हैं, हीटिंग इफेक्ट हो रहे हैं। किसकी वजह से हो रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। तो क्या होता है हमारे पास में, यहाँ समझेंगे इसको कि व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू एनी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, अगर हमारा इलेक्ट्रिक करंट किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के पास से या इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के पास से बह रहा है जिसका नॉन जीरो रेजिस्टेंस है। नॉन जीरो का मतलब होता है उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू कुछ ना कुछ तो है, चाहे वो कितनी भी हो, चाहे वो 1 ओम हो, चाहे वो 10 ओम हो, चाहे वो 50 ओम हो, कितनी भी हो, पर रेजिस्टेंस की कुछ ना कुछ वैल्यू है। इट प्रोड्यूसेस हीट दैट हीट्स अप द कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट। ये क्या करता है, जिसके साथ में ये लगा होगा हमारा रेजिस्टेंस, उसको क्या करेगा, हीट करना शुरू कर देगा, उसको ये हीट करना शुरू कर देगा, गर्म करना शुरू कर देगा। इसी फिनोमिना को कहा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है ना। इसी को क्या कहा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कहा। अब हमारा क्या है, इसी हीटिंग इफेक्ट को किसने दिया था, जूल ने दिया था, इसलिए इसका नाम रखा गया जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। क्या कहा गया इसको, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इन्होंने क्या कहा कि जो हीट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, I² के। हीट क्या होती है, जो रजिस्टर के अंदर हीट प्रोड्यूस हो रही है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, I² के बराबर। कहा कि जो हीट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है R के, ठीक है ना, किसके रेस्पेक्ट में, करंट के रेस्पेक्ट में लेके, ठीक है ना। तीसरा इन्होंने कहा कि हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपकी हीट भी बढ़ती चली जाएगी। भाई आप 1 घंटे के लिए कोई चीज चलाओगे तो हीट उसमें कम होगी, 10 घंटे के लिए चलाओगे तो हीट बढ़ेगी ना, जनरल सी बात है। समय जैसे बढ़ेगा वैसे आपकी हीट भी बढ़ती जाएगी। अब तीनों इक्वेशन को अगर हम कंबाइन करेंगे तो हमें मिल जाएगा H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I² RT। यहाँ पर क्या होगा, कोई भी मीडियम जो हम ले रहे हैं, यहाँ पर एयर मीडियम होगा, एयर में हमने मान ली कि इसकी K की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो यहाँ पे कांस्टेंट K लगाते उसको हटा दिया, 1 लिख दिया, तो हमारा फॉर्मूला क्या आ गया, हीट का I² RT। क्या आ गया हमारे पास यहाँ पर, I² RT। क्लियर है, यहाँ पर आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट इफेक्ट देखते हैं कि हमारे पास में क्या हो रहा है यहाँ पर, कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ द डिजायरेबल इन डिवाइस लाइक हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक फ्यूज, ठीक है ना। इनके अंदर, सबके अंदर जो डिवाइस लगी हुई है वो हमारी डिजायरेबल के हिसाब से, हमारी इच्छा के अनुसार उसमें से हीट निकलती है,
उसके हिसाब से इच्छा इन द सेंस कि हमें पता है कि जैसे 100 वाट का बल्ब लाए हैं तो इसमें इतनी हीट निकलेगी, फिक्स हो गई, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक आयरन है तो वो मान लो जो है आपकी जितनी हीट उसमें चाहिए, क्योंकि हमारे पास में कंट्रोल है उसका, उसके रेशनिंग को हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्यूज हो गया, ये सब चीज़ें हमारे कंट्रोल में होती हैं, हमारी डिज़ायरेबल होती हैं। लेकिन जो अनडिज़ायरेबल डिवाइस होती हैं, जैसे हमारा कंप्यूटर हो गया, सीआरटी हो गया, टीवी, रेफ्रिजरेटर, ठीक है ना, ये सारी की सारी डिवाइसें हमारी क्या होती हैं, जितनी भी डिवाइस होती हैं ये अनडिज़ायरेबल हीट को प्रोड्यूस करती हैं। ये हमारी पता नहीं होता ये कितनी हीट को प्रोड्यूस कर सकती हैं, ठीक है ना। क्लियर है? क्लियर है आप सभी लोगों को? चलिए अब हम बात करते हैं बल्ब। बल्ब तो हम सभी लोगों ने देखा हुआ है, बहुत सारे लोग अब आज के समय में तो एलईडी बल्ब ज्यादा आ रहे हैं, पर एलईडी की नहीं, ये हम मान रहे 100 वाट वाला जो बल्ब आता था पीला वाला, उस बल्ब की हम यहाँ पर बात फिलहाल के लिए कर रहे हैं। तो क्या होता है उसके अंदर जो मटेरियल लगा होता है, बल्ब के अंदर जो फिलामेंट लगा होता है वो किसका बना होता है, टंगिस्टन का बना होता है। और ये जो टंगिस्टन बना होता है ये क्या है, ये जल्दी से ऑक्सीडाइज नहीं होता, ठीक है ना। इसका हाई टेम्परेचर होता है और ये जल्दी से ऑक्सीडाइज नहीं होता, लेकिन इसका मेल्टिंग पॉइंट भी काफी हाई होता है, लगभग 3380 डिग्री सेल्सियस। ये बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो गया, 3380 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर की यहाँ पे बात हो रही है, समझ रहे हो। ये बहुत अधिक टेम्परेचर है, इतने टेम्परेचर पे भी ये चीज क्या होगा, मेल्ट नहीं कर पाता। मतलब इससे कम रहेगा तो मेल्ट नहीं होगा, इससे ऊपर जाएगा तो मेल्ट हो जाएगा। द बल्ब आर फिल्ड विद केमिकली इनएक्टिव गैस। जो बल्ब है हमारा उसके अंदर कुछ गैसेस भी भरी होती हैं, जैसे नाइट्रोजन और आर्गन। ये इनएक्टिव गैस होती हैं, किसी के साथ में कोई भी तरीके का रिलेशन नहीं बनाती हैं। क्लियर है? क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। अब आता है इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है, ये एक डिवाइस होती है जो क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है आर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इन केस ऑफ द शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग। जब घर में आपने देखा होगा कि किसी के घर में कटआउट नाम से आप लोग जानते होंगे, कुछ एमसीबी के नाम से आज के डेट में इसे जानते हैं फ्यूज को ही, ठीक है ना। लेकिन अभी भी जो आपके बोर्ड होते हैं, बोर्ड के अंदर छोटा सा आपने देखा होगा एक ऐसा बटन टाइप का होगा, उस पर ऐसी एक लाइन सी बनी होगी, ठीक है ना। ये आपका क्या कहलाता है, फ्यूज होता है, ठीक है ना। ये आपका क्या होता है, फ्यूज होता है। ये घर के बोर्डों में लगाया जाता है, छोटा सा होता है, बिल्कुल आपके स्विच के जितना, ठीक है ना। इस फ्यूज को लगाया जाता है। अगर इस फ्यूज को क्या करेंगे हम लोग कि इसको अगर मैं निकाल दूंगा तो हमारी पूरी सप्लाई यहाँ से क्या हो जाएगी, कट हो जाएगी। और इस फ्यूज को लगाने का रीजन ये होता है कि कभी शॉर्ट सर्किट हो गया तो ये वहां पे ट्रिप मार देगा, या इसके अंदर जो वायर लगा हुआ है उसको ब्रेक कर देगा, ठीक है ना। और यहाँ फिर ओवरलोडिंग ज्यादा हो जाती है तब ये इसको ब्रेक कर देता है, ठीक है। अब ये जो बना होता है ये फ्यूज, ये क्या होता है, यहाँ तो प्योर टिन का बना होता है, या फिर ये अलोय ऑफ द कॉपर एंड द टिन का बना होता है, ठीक है ना। या तो ये मिक्सचर होगा या फिर ये प्योर टिन का बना होगा। फ्यूज को हमेशा हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं, किसके साथ में, लाइव वायर के साथ में। हमेशा जब भी आप कनेक्ट करोगे तो लाइव वायर के साथ कैसे कनेक्ट करोगे, इसे सीरीज में कनेक्ट करोगे। इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, कम रखने का कारण ये होता है, इसका जो वायर अंदर लगा रहता है कम रखने का हमारा मेन कारण होता है कि भाई अगर एक्स्ट्रा हीट यानी कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा, शॉर्ट सर्किट होगा, तो उस समय पर इसकी क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी तो हाई होगी, साथ में इसका क्या होगा, टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये आसानी से उसमें ब्रेक हो सके, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको जो इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लो रखा जाता है, ठीक है ना। तो करंट कैपेसिटी ऑफ द फ्यूज इज स्लाइटली हायर देन दैट ऑफ द अप्लायंसेस, ठीक है ना। जितना अप्लायंसेस की जो वैल्यू होती है, मान के चलो कोई अप्लायंस यूज कर रहा है आपका 50 वाट यूज कर रहा है, कोई 60 वाट यूज कर रहा है, कोई 1 एम्पियर यूज कर रहा है, कोई 2 एम्पियर, तो जितना भी वो यूज कर रहे हैं उससे थोड़ी सी ज्यादा वैल्यू हमारी क्या रहती है, फ्यूज की रहती है, ठीक है ना। थोड़ी सी ज्यादा रहती है ताकि उस जितना सा भी अगर एक्स्ट्रा करंट आ जाए या मान लो एक्स्ट्रा यहाँ पे पोटेंशियल आ जाए तो वो तुरंत ही उस वायर को क्या कर दे, कट कर दे, और जो सप्लाई है उसको ट्रिप मार दे, यानी कि उसको एक तरह से बंद कर दे, ठीक है। समझ आ गया फ्यूज आप लोगों को? चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पावर। रेट ऑफ डूइंग वर्क का क्या मतलब हो रहा है कि पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन में, अगर आप वर्क से लिखना चाहते हो तो मैं इसे वर्क से भी लिख के दिखा देता हूँ, वर्क अपॉन में टाइम। इसको हम लोग क्या कह देते हैं यहाँ पर, अपना इलेक्ट्रिक पावर कह देते हैं। तो वर्क को ही हम क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं, तो एनर्जी अपॉन टाइम भी आप इसको कह सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो यानी कि अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो एनर्जी मुझे कितनी मिल जाएगी, पावर इंटू टाइम मिल जाएगा। एनर्जी मुझे कितनी मिल जाएगी, वर्क डन मुझे कितना मिलेगा, यहाँ पे पावर इंटू टाइम मिल जाएगा। अब मैंने यहाँ पे बात करी है पावर का एक रिलेशन और होता है P इज इक्वल टू वी आई। पावर का एक रिलेशन और होता है P इज इक्वल टू वी आई। अब हम इन सारे P, V, R, I, Q और T के बीच में निकालेंगे रिलेशन। तो हमें पता है कि P इज इक्वल टू क्या होता है, हमारा वी आई होता है, ठीक है ना। अब हम लोगों ने ओम्स लॉ तो पढ़ ही लिया है, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ ने क्या कहा है यहाँ पर कि V जो होता है वो IR के बराबर होता है। यानी पावर का यहाँ तक अगर मैं फॉर्मूला निकालूंगा
तो हमारे पास में क्या हो जाएगा आई आर इंटू में आई, यानी कि आई स्क्वायर आर। तो पावर का एक फॉर्मूला हमें क्या मिल जाएगा, आई स्क्वायर आर हमें देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है ना, क्या मिल जाएगा हमें, आई स्क्वायर आर मिल जाएगा। दूसरा रिलेशन देखते हैं। अब हमें तो ये भी पता है ना कि आई इज इक्वल टू वी बाई आर होता है, तो यानी कि हम पावर का यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि पावर इज इक्वल टू वी को तो वी रहने देंगे, आई की जगह लिखा वी बटे आर, तो हमें एक रिलेशन और मिला वी स्क्वायर बाय आर। ये हमारी क्या आ गई, यहाँ पर पावर आ गई। क्लियर है। अब हम एक चीज और जानते हैं यहाँ पर कि आई जो होता है हमारे पास में, आई जो होता है वो क्यू बाय टी के बराबर होता है। आई जो होता है वो क्यू बाय टी के बराबर होता है। तो मैं अपनी इसमें पावर वी आई वाली में इसमें रखूंगा तो पी इज इक्वल टू मुझे क्या मिल जाएगा, वी तो वी है मेरा, आई की जगह क्या रखेंगे क्यू बाय टी, तो पावर मुझे क्या मिल जाएगी, वी क्यू बाय टी मिल जाएगी आपको। ठीक है ना। तो मैंने जिन जिन के बीच में कहा था पी वी आर आई क्यू टी सब हमारे पास यहाँ पर आ गए। ठीक है ना। देखो वी और आई पे तो यही मिल रहा था हमें, यहाँ पे फिर हमें यहाँ पे क्या मिल गया, आई और आर के साथ मिल गया। ठीक है ना, कहाँ गया, ये रहा, आई स्क्वायर आर मिल गया, यहाँ से वी स्क्वायर आर मिल गया, यहाँ से क्यू बाई टी मिल गया। तो सबके बीच में हमने यहाँ पर क्या निकाल दिया, रिलेशन निकाले। तो फाइनली हम पावर के फॉर्मूले क्या क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, एक तो वी आई लिख सकते हैं हम यहाँ पर, एक हम लिख सकते हैं एनर्जी बाय टाइम लिख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि एनर्जी बाय टाइम हमारे पास आया। एक हम यहाँ पर लिख सकते हैं वी स्क्वायर बाय आर लिख सकते हैं, और एक हम यहाँ पे लिख सकते हैं आई स्क्वायर बाय आर, आई स्क्वायर इंटू आर, और एक लिख सकते हैं वी क्यू बाय टी। ये सारे के सारे फॉर्मूले आपको जो मिल रहे हैं वो सारे के सारे किसके मिल रहे हैं, आपको पावर के मिल रहे हैं। क्लियर है, ये सारे के सारे फॉर्मूले आपके किसके हैं, पावर के फॉर्मूले। क्लियर है। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एनर्जी। अब ये एनर्जी क्या होता है, तो एबिलिटी टू डू वर्क, किसी भी काम को करने की जो क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, उसको हम लोग एनर्जी कहते हैं। या इसको दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं कि प्रोडक्ट कह सकते हैं, पावर इनटू टाइम का जो अभी हमने पीछे निकाला भी, उसको हम लोग क्या कह देते हैं यहाँ पर, एनर्जी बोल देते हैं। क्लियर है। यहाँ पर एसआई यूनिट की अगर बात करी जाए, एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी, एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी, तो वो क्या हो जाएगी हमारी यहाँ पर, जूल हो जाएगी। या आप इसी जूल को क्या कह सकते हैं, वाट सेकंड कह सकते हैं, वाट सेकंड कह सकते हैं। कई बार पेपर में आ जाती है कि वो जूल ना देके वाट सेकंड देता है, तो आपको याद रहना चाहिए या तो वाट सेकंड कहेंगे या फिर इसको जूल कहेंगे। क्लियर है। अब बात करते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी की। कमर्शियल यूनिट क्या होती है इसकी, किलोवाट आर। किलोवाट आर इसकी क्या होती है, कमर्शियल यूनिट। एक किलोवाट में कितनी जूल एनर्जी होती है वो हम लोग देख लेते हैं। तो एक ही है, किलो को हम लोग कहते हैं 1000, किलो को हम लोग क्या कहते हैं, 1000 कहते हैं। वाट एक यूनिट है तो वाट को पीछे रख देंगे। आर हमें पता है समय के लिए आर लगाया जाता है, 1 घंटे में होते हैं हमारे 60 मिनट और 1 मिनट में होता है 60 सेकंड। तो यहाँ पे मिला वाट सेकंड। ठीक है ना। अब हमें क्या मिला यहाँ पे, वाट सेकंड मिला। तो अब जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 6 6 जा 36, और 10 की पावर कितने मिलेगा, 3 जीरो यहाँ पर है, एक ये 4 और एक ये 5, तो 10 की पावर क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। और ये कितने में आ जाएगी, हमारी जूल में आ जाएगी, क्योंकि वह भी मैंने बताया ना वाट सेकंड जूल के बराबर होता है। तो हमारे पास कितना आ गया, जूल आ गया। तो अगर मैं इसको क्या करता हूँ, इसमें एक पॉइंट बढ़ा देता हूँ, 3.6 इंटू कहता हूँ, तो 10 की पावर 6 हो जाएगा। जब भी याद रखिएगा, पॉइंट अगर लेफ्ट की तरफ को बढ़ा रहे हो तो पावर पॉजिटिव जुड़ती है, और अगर तुम इसको नेगेटिव लेके चल रहे हो यानी कि राइट की तरफ शिफ्ट कर रहे हो तो पावर आपकी नेगेटिव होती चलती है। क्लियर है यहाँ पर। तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा, इतने जूल आ जाएगा। अब 3.6 10 की पावर 6 जो होता है हमारा, 10 की पावर 6 उसको मेगा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेगा बोलते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं मेगा जूल। यानी कि मेरा जो 1 किलोवाट आर है, मेरा 1 किलोवाट आर में हम जो एनर्जी यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं वो 3.6 मेगा जूल की एनर्जी को हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल कर देते हैं इसमें। क्लियर है ना। इतनी एनर्जी हम यूज करते हैं, तब हमारी एक यूनिट खर्च होती है। जब हमारी यूनिट खर्च हो रही है वो कितनी खर्च हो रही है, एक यूनिट कब खर्च हो रही है, जब हम 3.6 मेगा जूल की एनर्जी को खर्च कर रहे हैं। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। तो यहीं पर हमारे पास में क्या हो रहा है, ये खत्म हो रहा है एनर्जी। हमारा लास्ट टॉपिक था कमर्शियल यूनिट, हमने बता दी यहाँ पे आपको। ठीक है, पावर के बारे में आपको सारा बता दिया, सब कुछ यहाँ पर एक एक डिटेल मैंने आपको समझा दी। आई होप सो आप लोगों को सारी बातें समझ में आ गई। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, ओम्स लॉ बहुत अच्छा पढ़ के जाइएगा, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ लीजिएगा सारे के सारे। ठीक है ना, ये इनको अच्छे से करके जाइएगा क्योंकि इनसे क्वेश्चन पेपर में जरूर बनता है। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को शेयर जरूर करें, वीडियो को लाइक कर दें, और साथ के साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप लोगों को ये नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए कि हमारी अगली वीडियो कब आने वाली है। क्लियर है आप सभी लोगों को। चलिए तो लेते हैं आपसे अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन।